हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास की पाठ्य पुस्तक का नाम है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में अध्याय 4 तक हम पढ़ चुके थे। आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे। अध्याय 5 में है शिल्प और उद्योग। तो शिल्प और उद्योग को पढ़ते हैं। तो उद्योग क्या है? इंडस्ट्री। किसी चीज को बनाने के लिए जहाँ मशीनें लगाई जाती हैं, उसको बनाया जाता है, वैसे जगहों को उद्योग कहा जाता है। और शिल्प क्या है? कारीगरी। किसी चीज को बनाना ही शिल्प है। तो इसके बारे में हम आज देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह हिंद महासागर के रास्ते आने वाले व्यापार को सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। तो जो गुजरात में स्थित सूरत बंदरगाह था, उसके द्वारा जो समुद्री मार्ग से व्यापार होता था, तो उसके लिए व्यापारिक केंद्र के रूप में जो सूरत बंदरगाह था काफी महत्वपूर्ण था। क्योंकि अंग्रेजों ने जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली कोठी बनाया था, वो भी सूरत में ही बनाया था। तो यहाँ से हिंद महासागर के रास्ते जो व्यापार होता था, वो इसी बंदरगाह से होता था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं शताब्दी की शुरुआत से ही बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। तो जो डच थे या फिर ब्रिटिश व्यापारी थे, वे जहाज को ले जाने और लाने के लिए 17वीं शताब्दी के शुरुआत में बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। क्योंकि बंदरगाह क्या है? वैसे जगह जहां से समुद्र से जहाजों को छोड़ा जाता है और जहां आकर जहाजें रुकती है, तो उसे कहते हैं बंदरगाह। तो 17वीं शताब्दी से ही बंदरगाहों का इस्तेमाल होने लगा था। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या है, विदेशी जो व्यापार था उसके कम होने के कारण जो बंदरगाह का महत्व था थोड़ा कम होने लगा था। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योगों का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शिल्प, कारीगरी और उद्योगों की क्या दशा थी। ठीक है, देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, 17वीं शताब्दी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। तो इस तरह से बड़े बड़े जहाज होते थे जो महीनों का यात्रा करके एक देश से दूसरे देश जाते थे। तो ये देखिए कितने सारे जहाज हैं। ये सूरत बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है, उसी का दृश्य 17वीं शताब्दी का दिखाया गया है। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक को किन किन समस्या का सामना करना पड़ता था, यह हम जानने का प्रयास इस पाठ में करेंगे। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति के लिए कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। तो जो आधुनिक भारत था, तो उसमें जो औद्योगिक क्रांति आने वाला था, आधुनिक विश्व में जो यूरोपीय देश थे, वहाँ वो औद्योगिक युग चल रहा था, औद्योगिक क्रांति हो रही थी। तो उसमें कपड़ा, लोहा व इस्पात उद्योग दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े की मशीनी उत्पादन के कारण 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण का उपनिवेशीकरण से गहरा संबंध था। और जो सूती कपड़े हैं उसको मशीन से जब तैयार, पहले तो चरखे में काता जाता था, हाथ से तांती जो थे बुनते थे, लेकिन बाद में सूती जो कपड़े बनने लगे वो मशीनों से उसका उत्पादन होने लगा 19वीं सदी तक। तो ब्रिटेन के जो औद्योगिकरण का, उपनिवेशीकरण का इसका गहरा संबंध था। भारत में जो कपास थे अच्छे किस्म के मिलते थे, इसलिए यहाँ से कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। और जो कारखाने में मशीनों से कपड़े तैयार होते थे काफी जल्दी होते थे, उससे क्या होता, उत्पादन बढ़ता था और कच्चा माल उसके लिए ज्यादा आवश्यक होता था। तो इसीलिए भी भारत को उपनिवेश बनाने में अंग्रेजों ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। हम पूर्व के अध्यायों में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा किया। तो हम इससे पहले जान चुके हैं किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने भारतीय जो भूभाग थे उस पर कब्जा करना शुरू किया था, ताकि जो उनका व्यापार था और ज्यादा बढ़ सके, उनका मुनाफा बढ़ सके, भारत से कच्चा माल मिल सके। और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया, ये भी आपने आगे देखा। बहुत सारा रूप देखा कि नील की मांग यूरोपीय बाजार में अच्छी थी, इसलिए नील के उत्पादन के लिए लोगों
को प्रेशर देकर करवाया जा रहा था। तो इस तरह से बहुत सारे चीजों में कच्चा माल के लिए लोगों का शोषण किया जा रहा था ताकि व्यापार में मुनाफा हो। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 18वीं सदी के अंत तक क्या करती थी, भारत से जो चीजें आती थी, कच्चे माल आता था, उसको ले जाकर यूरोप के बाजार में बेचती थी। भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदती थी और ले जाकर यूरोप में भारी दामों में बेचती थी, जिससे उनके काफी मुनाफा होता था और इस खरीद बिक्री से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिकरण उत्पादन बढ़ने लगा और औद्योगिकरण होने लगा, उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने यहाँ उत्पादित सामानों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। वहां तो भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, औद्योगिक क्रांति हो रहा है, मशीनों से उत्पादन हो रहा है। तो वहाँ के जो व्यापारी थे यूरोप के, तो उनको लगने लगा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या भी काफी अच्छी है, तो वहाँ जो वस्तुएं उत्पादित होती थी उसको लाकर वे भारतीय बाजारों में बेचना चाहते थे और भारत को एक अच्छा बड़ा बाजार वे मानते थे। इस तरह बड़ी मात्रा में ब्रिटेन के उद्योगों से तैयार सामान भारत के बाजारों में आने लगा और वहाँ का जो तैयार सामान था भारतीय बाजार में आने लगा, यहाँ लाकर बेचने लगे अधिक दामों पर और मुनाफा कमाने लगे। मतलब जो चीजें भारत से सस्ते दामों पे गई थी और उसी चीज को वहां बनाकर फिर से भारत में लाकर बेचा जाने लगा और इससे क्या हो रहा है, भारत जो चीज भारत से खरीदी गई थी 2 रुपए में, वो चीज यहाँ लाकर 20 रुपए में बेचे जा रहे हैं। तो 10 गुना दाम बढ़ाकर यहाँ बेचा जा रहा था। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। तो भारतीय कपड़ों का विश्व बाजार में कैसा मांग था उसको देखते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में अन्य देशों से काफी आगे निकल चुका था। तो 1750 के आसपास जो भारत था कपड़ा के उत्पादन में पूरा दुनिया में सबसे आगे था और इसमें यहाँ अच्छे किस्म के कपास उगते थे, तो सूती कपड़े का सबसे अच्छा उत्पादक देश भारत था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे और जो भारत के कपड़े थे वे बहुत अच्छे क्वालिटी के होते थे और इसका जो कारीगरी होता था बहुत बारीक होता था, बहुत सुंदर होता था, जिसके कारण पूरी दुनिया में वे मशहूर थे और पूरे दुनिया में उनकी मांग भी बहुत अच्छी थी। दक्षिण और पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी मांग थी और जो जावा था, सुमात्रा, पेनांग, पश्चिमी जो देश थे, पूर्वी एशिया था, मध्य एशिया था, तो वहाँ पर भारत के इन कपड़ों का बहुत ज्यादा मांग था इसकी क्वालिटी के कारण। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियों अपने देश में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी और 16वीं शताब्दी में क्या हुई, जो यूरोप की व्यापारिक कंपनी थी वे भारत से कपड़ा खरीदने लगी क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, फिर इसको लेकर अपने देश में बेचने लगी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना चित्र में, पोटला बुनाई। 19वीं सदी के मध्य में पोटला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पठान में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का बड़ा बाजार था और ये जो पोटला बुनाई है ये अहमदाबाद में, सूरत में, गुजरात में बनाया जाता था। कितना सुंदर कारीगरी, कितना बारीक कारीगरी है ना। तो ये सब जो बुनाई था इसका इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा मांग था और इसके लिए बहुत बड़ा बाजार था वहां पर इंडोनेशिया में। इस जो पोटला बुनाई का वहां बहुत मांग था। भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें और इस फलते फूलते व्यापार में प्रचलित बहुत सारे शब्द आज भी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में जिंदा है। तो जो भारतीय बुनकर थे उनका जो हुनर था, उनका जो इतना बारीक सुंदर बनाने का जो क्वालिटी था, उनका हाथों में जो जादू था, वो जो व्यापार, उसके कारण जो उनका व्यापार बहुत ज्यादा फैला, यहाँ से लोग कपड़े खरीदने लगे और विदेशों में भेजने लगे। तो इन सारे हुनरों को लेकर अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में बहुत सारे शब्द हैं जो व्यापार के लिए प्रचलित हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ को
जानना बड़ा मजेदार है। तो जो भारतीय कारीगरों का जो हुनर था, उनका टेक्निक था, उस चीज को आप बहुत सारे अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं उसमें, व्यापारिक जो शब्द हैं उसमें देखेंगे। तो ये क्या शब्द हैं, इसको ढूंढना और इसको जानना बहुत ही दिलचस्प है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। तो यूरोप के जो व्यापारी थे उन्होंने भारत से जो बारीक सूती कपड़ा आया था, कहाँ आया था? इराक के मोसूल शहर में। तो वह जो अरब व्यापारी थे उनके पास यूरोपीय व्यापारियों ने सबसे पहले ये सूती कपड़ा देखा था और उससे वे काफी प्रभावित हुए कि इतना अच्छा क्वालिटी है। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन कहने लगे। और जब इस तरह के सुंदर और एकदम बारीक बुनाई वाले कपड़े को वे देखते तो उस तरह के सारे कपड़े को वे मसलिन या मलमल कहने लगे। ठीक है। और ये सूती जो कपड़ा होता था इसमें काफी बारीक ये कारीगरी किया जाता था और बारीक बुनाई होता था। जल्द ही यह शब्द प्रचलित हो गया और ये जो मसलिन या मलमल शब्द है ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, एक तो कपड़े के क्वालिटी के कारण। ठीक है। मसालों की तलाश में जब पुर्तगाली पहली बार भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। और जब पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया मसाला की खोज में, तब वो सबसे पहले भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी केरल का तट है वहां कालीकट में सबसे पहले रुका और वहीं अपना डेरा डाला, जहां से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले गए। और मसाले तो लेने आए थे लेकिन उनको इतने अच्छे सूती कपड़े मिले कि वे सूती कपड़े को भी साथ में ले गए। कालीकट से निकले शब्दों को कैलिको, ठीक है, जो कालीकट से निकला शब्द है कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। और कैलिको कालीकट से ले गए थे पुर्तगाली लोग कपड़े को, सूती कपड़े को, इसलिए उसको कालीकट को शॉर्ट फॉर्म में कैलिको कहा जाने लगा। और बाद में जितना भी सूती कपड़ा यहाँ से ले जाया गया दक्षिण भारत से, सभी कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा, चाहे वो किसी भी क्वालिटी का हो, किसी भी किस्म का हो। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी बाजार में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। तो ये क्या है, उनका नाम दे दिया गया। भारतीय जो कपड़े हैं इनके जो हमारे बुनकर हैं उनके हाथों के जादू में इतना जादू था हाथों में कि विदेशों के लोग इस कपड़े को इतना ज्यादा पसंद करते थे और उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। और जो यूरोपीय बाजार थे, व्यापारिक संस्थान थे, वहां पे ये नाम काफी प्रचलित थे। तो ये सब जानना कितना अच्छा लगता है कि भारतीय कपड़ा कितना लोकप्रिय है और इसका कहानी भी है ना। देखिए ये कपड़ा है जामदानी बुनाई का, कितना सुंदर बुनाई है ना जामदानी। 20वीं सदी की शुरुआत में जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था। तो बारीक बुनाई वाले कपड़े को वो लोग मसलिन या मलमल कहते थे। तो ये जो जामदानी होता था एक तरह का मसलिन का या मलमल का होता था। ठीक है। इसमें जो बुनाई होता था काफी बारीक होता था, जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। और देखिए अलग अलग चिन्ह है ना, मतलब एक अलग अलग करके इस तरह से चिन्ह बुने जाते थे। और इसका रंग प्रायः सफेद और स्लेटी होता था। और इसका रंग कैसे होता था, सफेद या स्लेटी रंग का ज्यादातर मलमल जो जामदानी बुनाई होता था उसी कलर से किया जाता था। तो इस तरह से देखिए काफी हमारे जो कारीगर थे यहाँ के देश के काफी कुशल थे, बहुत ही एक्सपर्ट थे। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था व्यापारी उन्हें सिट कोसा और बंडाना कहते थे। ठीक है। तो जो थोक मतलब बहुत सारा कपड़ा एक साथ जब वो ऑर्डर देते थे तो उसको व्यापारी सिट्स कोसा या बंडाना कहते थे। अंग्रेजी का सिट्स शब्द हिंदी के छीट शब्द से निकला है। और ये सीट शब्द कहाँ से आया, जो बोलते हैं छीट। छीट मतलब क्या, जो
कपड़े में प्रिंट रहता है, अलग अलग तरह के डिजाइनें बने रहती हैं, उसी को छीट कहा जाता है। जो भारतीय छीट शब्द है, हिंदी का जो छीट शब्द है, उसी से ही ये अंग्रेजी का सिट शब्द आया, सिट्स कोसा। तो छीट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। और जो रंगीन फूल पत्ते, छोटे छोटे कढ़ाई किए हुए कपड़े, फूल पत्तियां बनाई हुई जो छाप होता है, तो उसी के कपड़े को क्या कहा जाता है? छीट कहा जाता था। छपे हुए कपड़े को। यूरोप के बाजारों में भारतीय कपड़ों की बहुत अधिक मांग थी, और जो यूरोप के लोग थे वे भारतीय कपड़ों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए भारतीय कपड़ों की मांग यूरोपीय बाजार में बहुत ज्यादा थी। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। और जो इंग्लैंड के अमीर लोग थे, वे लोग तो कपड़े को पहनते थे, भारतीय कपड़े को, साथ ही जो वहां की महारानी थी वे भी भारतीय कपड़ों से बने ही अपने जो उनका जो ड्रेस बनता था वो भी भारतीय कपड़ों से ही बनता था। तो देखिए कितना अच्छा क्वालिटी था, हमारे कारीगर कितने कुशल थे, और इतना बारीक, कितना सुंदर सूती बुनाई किया जाता था। यूरोप के बाजारों में भारतीय कपड़े, बंडाना डिजाइन, बंडाना या छीट अभी आपने देखा, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दरअसल इस ओढ़नी में 2 बांध कर रंगे गए, मतलब टाई एंड डाई रेशमी कपड़ों के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में पिरोना मतलब सील दिया जाता था। और बंडाला शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान, गुजरात में बनाए जाते थे। देखिए इस तरह से क्या किया जाता था, जैसे अभी भी वो टेक्निक है जिसको बोलते हैं बाटिक बोलते हैं, तो वो उसी तरह का एक बंडाना प्रिंट था। तो इसमें क्या किया जाता था, बांध दिया जाता था, ओढ़नी को बांध दिया जाता था, और बांधने के बाद उसको रंग में डुबाया जाता था, जिससे अलग अलग सुंदर सुंदर डिजाइन आता था। तो इसको बोलते हैं बंडाना डिजाइन, जो 20वीं सदी के प्रारंभ में बहुत ज्यादा प्रचलित था और अभी भी प्रचलित है। तो भारतीय देखिए कपड़ों की कितनी अच्छी क्वालिटी, कितनी वैरायटी है। अब देखिए मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई किया गया है, प्रिंट किया गया है। 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाली छीट का यह बढ़िया उदाहरण है। तो ये इस तरह के जो कपड़े थे बारीक छीट वाले, छपाई वाले, उसको यूरोपीय बाजार में भेजा जाता था। देखिए कितना सुंदर, कितना बारीक काम किया हुआ है। इसी सुंदरता के कारण और जो कारीगरों की उसी कौशल के कारण, इतनी दक्षता के कारण कितना सुंदर फाइन ये बना है। देखिए इसी के कारण वहाँ इसकी बहुत ज्यादा मांग थी। तो बहुत प्राचीन काल से ही भारतीय जो शिल्प कला है बहुत ही उन्नत है। तो ये आंध्र प्रदेश में बुनाई किया गया, छपाई किया गया ये कपड़ा है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़े के आयात का विरोध करने लगे। और इस तरह से क्या है, 18वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय जो कपड़े थे उसका मांग इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इंग्लैंड जो यूरोपीय बाजार थे वहां पर बस लोग भारतीय कपड़े को ही पसंद करते थे। और इसी चीज से परेशान होकर जो इंग्लैंड के ऊन और रेशम का निर्माण करने वाले लोग थे, व्यापारी थे, जो ऊन बनाते थे, रेशम धागों का उत्पादन करते थे, तो उन्होंने जो भारतीय कपड़ों का आयात किया जाता था इंग्लैंड में, उनके देश में, तो उसका वो विरोध करने लगे। आयात मतलब अपने देश में मंगाना, बाहर के देशों से अपने देशों के में चीजों को मंगाना। तो ये आयात का विरोध करने लगे क्योंकि उनका घाटा हो रहा था। लोग इतने सुंदर सूती कपड़े भारत से आते थे कि लोग रेशमी और ऊनी कपड़ों को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इस दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के प्रयोग पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। तो विरोध इतना ज्यादा हुआ कि भारतीय कपड़ों की इतनी मांग बढ़ गई। अच्छा चीज का तो मांग बढ़ेगा ही, तो इतना ज्यादा मांग बढ़ गया कि वहां के जो व्यापारी थे, दूसरे ऊन उत्पादक लोग थे, वे लोग इतना विरोध करने लगे कि जो इंग्लैंड की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वहां एक कानून ला दी कि भारतीय जो छापे वाले कपड़े हैं, छीट वाले कपड़े हैं, उसका प्रयोग
कानूनी रूप से बंद करा दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दिया गया, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया 1720 तक। तो सोचिए कि इतना अच्छा क्वालिटी होता था कि व्यापारी डरे हुए थे और कानून उनको निकालना पड़ा कि ताकि वहां के लोग उस कपड़े को व्यवहार करना बंद करें, उपयोग करना बंद करें। तो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय कपड़ों की क्वालिटी कितनी अच्छी थी। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा गया और कालीकट से ले जाया गया था पुर्तगाली कपड़े, तो उसको कैलिको कहा गया था। तो और उसी नाम को फिर से इस कानून में भी लागू किया गया, कैलिको अधिनियम के नाम से जाना गया, जिसमें भारतीय कपड़ों का बहिष्कार किया गया, उसको उपयोग करने में पाबंदी लगा दी गई। इस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ों के कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेजी कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों पर पूरी तरह से पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ उन्हीं के कपड़े बिके। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, नए नए कपड़े के कारखाने खुल रहे थे, लेकिन भारतीय कपड़े इतने डिमांड में थे कि वहां के जो अंग्रेजी कपड़ा उत्पादक व्यापारी थे वे लाचार थे भारतीय कपड़ों के सामने। लोग उसी को पसंद कर रहे थे, इसीलिए बाध्य होकर उसको बंद कर दिया गया, कानून लाया गया, कपड़े को यूज करने में पाबंदी लगा दी गई ताकि क्या हो, पूरे इंग्लैंड में उन्हीं इंग्लैंड के जो व्यापारी हैं उनका ही कपड़ा बिके, भारतीय कपड़ा ना बिके। लेकिन बिना कानून लगाए हुए ये काम नहीं कर पा रहे थे। सोचिए, तो आप खुद सोच के देखिए तो कितना अच्छा था भारत का कपड़ा। तो इस प्रक्रिया में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। तो उन्होंने क्या किया, जो कैलिको छपाई उद्योग है, जो भारतीय कपड़ा का उद्योग है, उसको अपने संरक्षण में ही उसको विकास किया, अपने संरक्षण में ले लिया। जितने उद्योग थे कैलिको छपाई के, मतलब भारतीय कपड़ों की छपाई के। अब सफेद मलमल या बिना माड़ वाले सादे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में विभिन्न भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। तो देखिए, एक तरफ से नहीं हुआ तो दूसरे तरफ से ये लोग करने लगे। क्या करने लगे कि जो भारत से सफेद रंग का मलमल का कपड़ा, मतलब प्लेन कपड़ा लाया जाता था सफेद रंग का, जिसमें माड़ भी नहीं लगे रहता था, तो उसको वैसे सादे कपड़े पर, भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में विभिन्न तरह के भारतीय डिजाइन बनाने लगे। तो जो डिजाइन पहले भारत से आता था, भारत से छपाई होके, उसको अब इंग्लैंड में ही बनाया जाने लगा। जिस तरह से डिजाइन भारतीय बनाते थे वही डिजाइन का कॉपी वे करने लगे। तो इस तरह से देखिए कितने चालाक थे ये लोग। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधार की जरूरत दिखाई देने लगी और भारतीय कपड़ों का मांग बहुत ज्यादा था उसका डिजाइन का, लेकिन उस तरह का वो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपना तकनीक को सुधार करने का प्रयास किया जिससे भारतीय कपड़ों जैसा उनका कपड़ा हो सके। 1764 ईस्वी में जॉन ने के स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। तो जॉन के जो थे उन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, तो जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। और जो तकली जिसमें कपड़ों सूत को काता जाता था, मतलब धागा को अलग किया जाता था, तो उसके लिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया कतलियों की जगह। 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया और वाष्प इंजन का आविष्कार 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने किया। ठीक है, तो भाप इंजन का आविष्कार किया जिससे सूती कपड़ों की बुनाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और ये जो भाप इंजन बना, इससे क्या हुआ, जो सूती कपड़े का बुनाई है उसमें और ज्यादा सुधार हुआ, तकनीकी सुधार हुआ और काफी ज्यादा मात्रा में कपड़ों की बुनाई होने लगी। अब कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। तो अब जब कपड़ा पहले जो ज्यादा कीमत पर था वो अब सस्ते में बनने लगा क्योंकि मशीन का प्रयोग होने लगा। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन, अभी एक मशीन का बारे में जो कतलियों के जगह व्यवहार किया जाने लगा, तो ये एक ऐसी मशीन है जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमती थी तो सारी तकलियां भी घूमती थी। तो तकलियां क्या है,
एक तरह से इस तरह से बना रहता था, जिसमें जो धागा होता था उसको काटा जाता था, जिसमें लपेटा जाता था। तो ये स्पिनिंग जेनी के द्वारा एक चक्के से इसको तकलियों को जोड़ दिया जाता था। पहले जो एक हाथ से एक तकली को काटा जाता था, लेकिन अभी क्या है, जब मशीन लगा दिया गया तो पहिया घूमता है तो उससे लगी बहुत सारी तकलियां एक साथ घूमती हैं। तो जो सूता काटने का काम होता है आसानी से बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो इससे क्या हुआ, जो उत्पादन है उसमें और ज्यादा सुविधा हो गया और उत्पादन भी बढ़ गया। तो इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं शताब्दी के अंत तक बना रहा। तो इंग्लैंड के लोगों ने काफी प्रयास किया, काफी मशीनों का प्रयोग किया, भारतीय प्रिंट का नकल किया, लेकिन फिर भी क्या था, जो भारतीय कपड़े थे उसका जो दबदबा था वो बना ही रहा। और 18वीं शताब्दी के अंत तक ऐसा ही भारतीय कपड़ों की डिमांड वैसे ही बनी रही। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश तथा अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार में काफी मुनाफा कमाया। ये कपड़े के जो व्यापार है उसमें डच और फ्रेंच, ब्रिटिश तथा अन्य जो व्यापारिक कंपनी थी उनको काफी मुनाफा हुआ, क्योंकि कपड़े सबको चाहिए, इससे काफी फायदा हो रहा था इनको। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। तो ये जो कंपनी थी डच, फ्रेंच और ब्रिटिश की, वो क्या करती थी, चांदी देती थी भारतीय व्यापारी को, तांतियों को जो कपड़े बुनते हैं, और उनसे सूती कपड़ा या फिर रेशम का कपड़ा खरीद लेती थी, चांदी के बदले में कपड़ा खरीदती थी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीजों को खरीदने के लिए चांदी मंगाने की भी आवश्यकता नहीं रह गई। तो अंग्रेज क्या थे, शुरू में जब व्यापारी होके आए थे तब वो चांदी सोना देते थे अपने देश से लाकर और उसके बदले में कपड़ा खरीदते थे। लेकिन जब यहाँ पर उनका राजनीतिक अधिकार हो गया, यहाँ पे लगान का उनका अधिकार हो गया, जब दीवानी उनको मिलने लगी, राजस्व पर अधिकार हो गया, लगान वे वसूलने लगे, तो भारत के पैसे से ही भारत की चीजों को खरीदने लगे। तब वे अपने देश से जो सोना चांदी पहले लाते थे वे भी लाना बंद कर दिए, वे चीजों को भी वे नहीं लाते। अब भारतीय पैसे से ही भारतीय चीजों को खरीदने लगे और मुनाफा करने लगे। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों के से राजस्व इकट्ठा कर उसी पैसे से कपड़े खरीदने लगी। अब देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र तट का दिखाया गया दृश्य 17वीं शताब्दी का है। ठीक है, तो डच बस्ती का जो समुद्र किनारा था उसको दिखाया गया कोचीन में। ठीक है, कोचीन में ये स्थित है। 17वीं शताब्दी का ये चित्र है, किसी चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए बुनकर कौन थे, ये बुनाई करने वाले कौन थे, जो कपड़े की बुनाई करते थे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के कारीगर होते थे। तो ये ऐसे कारीगर होते थे जो बुनाई का काम करते थे, कपड़ों की बुनाई का, कपड़े को सूत को काटने का काम करते थे और कपड़ों को बुनते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाने का काम करते थे। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम होता था, मतलब कोई बच्चा अपने पिता से सीखता था या फिर अपने दादा से सीखता था और फिर आगे वही वो काम वो करता था, आगे बढ़ाता था उस काम को। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमीन, दक्षिण भारत के केकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये कुछ समुदाय थे जो बुनने का काम करते थे। तो बंगाल में थे तांती, उत्तर भारत में जुलाहे, मोमीन और दक्षिण भारत के केकोलार और देवांग समुदाय जो था ये बुनकर के काम करते थे, बुनाई का काम करते थे। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, बंगाल का एक जुलाहा बुनकर 1790 के दशक का ये चित्र है। देखिए इस तरह से लकड़ी का बना रहता था फ्रेम और इसमें यहाँ धागा पार किया रहता था और उसमें ताना बाना किया जाता था, मतलब एक सीधा धागा होता था और उसमें इधर उल्टे धागे को लगाया जाता था और इस तरह से कपड़े को बुनाई किया जाता था, इस तरह से लकड़ी के सांचे पर। तो ये होते थे तांती या जुलाहे या बुनकर। तो इनका काम था कपड़ों की बुनाई करना।
सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण है। तो कपास से धागे को अलग करना ही सूत कातना है। तो ये कपड़ा बुनाई का सबसे पहला चरण है। ये काम भी बुनकर ही करते थे। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था और जो महिलाएं होते थे बुनकर परिवार के, तो वही ये काम करती थी। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। अभी थोड़ी देर पहले अपनी तकली के बारे में सुना, जिसमें धागे को काटकर उसमें लपेटा जाता था। तो गांधी जी का चरखा आप जानते ही होंगे, इस तरह का होता था ना, दोनों तरफ पहिया लगा रहता था। तो ये है चरखा। तो घर घर में चरखा और तकली होता था और इसमें महिलाएं सूत काटती थी। कपास से सूता को अलग, धागा को अलग करती थी, सूत को अलग करती थी। धागे को चरखे पर काटकर चकली पर लपेटा जाता था। पहले जो धागा होता था, कपास से निकलने वाला धागा, उसको चरखे से काटा जाता था। फिर जो तकली होती थी उसमें लपेटा जाता था। हाथों से ये काम होता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे और जब कताई हो जाता था, धागा अलग हो जाता था, धागा लपेट लिया जाता था, तब इस धागे से जो बुनकर होते थे वे कपड़े की बुनाई करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी। लेकिन ये तो सफेद कपड़ा बुनते थे, धागा निकला सफेद और उससे कपड़े को बुनाई कर दिए। लेकिन यदि रंगीन कपड़ा बनाना होता था तो इसके लिए एक स्पेशल बुनकर होते थे, उसको चप्पीगर नामक बुनकर कहा जाता था, चप्पीगर। तो ये रंगीन कपड़े के लिए मशहूर थे, जो ठप्पे से छपाई करते थे। और ये लोग किससे करते थे? स्टैम्प जैसा होता था ठप्पा, और उससे छपाई करते थे, छापने का काम कर लेते थे, कपड़े को रंगने का काम करते थे। हथकरघे पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। और ये जो हथकरघे होते थे, इसमें बुनाई कताई किया जाता था और भारत में कपड़ा उद्योग काफी प्रचलित था और विदेशों में भारतीय कपड़ों की काफी मांग थी। और इससे क्या होता था, जो कारीगर होते थे उनका जो परिवार होता था इसी से चलता था। लाखों भारतीय परिवारों की रोजी रोटी इसी बुनाई के काम से ही चलता था, कपड़ों की बुनाई के। अब आगे चैप्टर में भारतीय कपड़ों का पतन पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना तक ही पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। और यदि आपका कोई पिछला चैप्टर छूट गया है या फिर आने वाले चैप्टर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सारे चैप्टर प्राप्त हो जाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।